नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 19 दिसंबर 2020। 19 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। और साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? हाँ भैया, ये तो पहले पढ़ाया था, लेकिन मित्रों को बता दें भैया, ये भेजा था लेकिन अब वापस लौट करके आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 21वीं सदी का सबसे सफलतापूर्वक भैया ये लॉन्च हुआ मिशन माना जा रहा है। किसका है? हमने कहा हाँ भैया, ड्रैगन का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाइना ने भेजा था, वापस 2 किलो मिट्टी के नमूने लेकर भैया ये चंद्रमा के राज खोलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए साहब हम चाइना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मिशन तो हमने मल्टीपल टाइम मित्रों को पढ़ा रखा है पहले से ही। चाइना कहाँ पर है? हाँ भैया, चाइना है इंडिया से ऊपर। गजब की बात कर दी। मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए भैया, पेन तो बिल्कुल ही साथ छोड़ जाता है दूसरे सवाल पर ही, ठीक है। चाइना है, चाइना की राजधानी बीजिंग है साहब। सी जिनपिंग को कौन नहीं जानता है। हैंड और हैंड अभ्यास किनके साथ करते हैं? चाइना के साथ करते हैं साहब। नेपाल के साथ कौन सा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? सूर्य किरण करते हैं। याद करिए, सारे अभ्यास पूछे जाएंगे। नेपाल, चाइना में एक चीज और सुनिए साहब हमने। हाँ बिल्कुल सुनिए। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई में, और एक दूसरी बैंक है जिसका नाम है AIIB का मुख्यालय है साहब बीजिंग में। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चाइना के साथ अभ्यास कौन सा? हैंड और हैंड। इधर नेपाल है साहब, नेपाल के साथ सूर्य ग्रहण बता ही दिया, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, चाइना की जो मुद्रा है ना, जिसका नाम युआन या रेनमिन भी है, वो IMF की करेंसी में शामिल है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। और ये वाली भैया चांग E5 भी लॉन्च कर दिया है, वापस लौट करके आ गया है। बढ़े आगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत की किस नदी पर बनाया जा रहा? हाँ मित्रों को एक बार तो हमने ये पढ़ाया था शायद, ठीक है ना, चिनाब नदी पर। लेकिन रिसेंटली में ये चर्चा में है तो बता ही देते हैं साहब। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा है। लेकिन याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, रेलवे वाले भैया सुन लो, रेलवे ने दक्षिण पश्चिमी का सबसे लंबा रेल पुल भैया भीमा नदी पर बनाया है। याद कर लेना, उसकी लंबाई 670 है। ये ऊंचा है, वो लंबा है। चिनाब नदी पर बिल्कुल बताएंगे ना मित्रों को, सारा का सारा भैया ऑपरेशन भी करेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे। परीक्षा में क्या बनेगा? सिंधु नदी किन देशों से होकर के बहती है? चाइना से निकलती है, भारत होते हुए पाकिस्तान जाते हुए भैया अरब सागर में गिर जाती है। इधर अरब सागर है मेरे प्यारे मित्रों, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर से निकलती है, इंडिया आती है, इंडिया से आराम से भैया अरब सागर में गिर जाती है। सिंपल है मेरे प्यारे मित्रों। जरा देखिए एक दृश्य कितना बढ़िया आपके लिए बनाया है। चेमा यंगडंग ग्लेशियर तिब्बत चाइना से निकलती है, सिंधु नदी आराम से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु की सहायक नदी है साहब, देख लेना मेरे प्यारे मित्रों, झेलम। और साहब सबसे बड़ी चिनाब नदी है। चिनाब में आकर के झेलम मिलती है, न कि सिंधु में मिलती है। मैप पर देखिए, गजब का फोटो बनाया है साहब आपके लिए भैया। चिनाब में ही आकर के रावी मिलती है मेरे प्यारे मित्रों। इसी में आकर के इधर से सतलज नदी, सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, राजस्थान से निकलती है, और किस में आकर के मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हुई? तो चिनाब हुई साहब। ये क्रम लगाने के लिए मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और यहां से निकलती है साहब ब्यास। जिस जगह पर ब्यास नदी सतलज में मिलती है ना, यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर निकल जाती है साहब, राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान के लोगों को भी तो पानी चाहिए ना साहब, बिल्कुल चाहिए। ऊपर से श्योक नदी, श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक है। किस तरफ से है? दाईं तरफ से है। ये सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इसे हम पंचनद के नाम से जानते हैं साहब। 5 नदियां हैं तो पंचनद कह दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। बड़े आगे बिल्कुल साहब, ये है दृश्य, देख लीजिए आप भैया, फोटो है।
चेनाब नदी पर है, इसी आकार का बनाया गया है। गजब का फोटो है साहब। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही तो सवाल बनेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़े आगे। हाल ही में किसे एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है साहब? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा साहब। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में मेरे प्यारे मित्रों चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है साहब। फोटो तो दिखाई देंगे मित्रों को, उसमें तो लोड ही नहीं लेना साहब। लेकिन याद करिए, उदय शंकर को कहाँ चुना गया था, आपको पता है ना साहब? उदय शंकर मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, उदय शंकर को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया था। अनिल सोनी को WHO में साहब, WHO में इनका जो CEO है वो चुना गया था। राजीव कुमार तो पता है अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त बने साहब राजीव कुमार। लेकिन याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, राजीव कुमार नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष हैं। पॉइंट भी नोटेड, लिख लेना साहब, अलग से पूछा जाएंगे सारे के सारे सवाल। लेकिन हम बताएंगे ना मित्रों को, एशिया प्रशांत प्रसारण संघ, इसका हेडक्वार्टर तो साहब कुआलालंपुर में है। और मित्रों को कुआलालंपुर तो पता ही है साहब कहाँ पर है, मलेशिया में। सिंपल है ना। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1964 में की गई थी साहब। पेन चल जाए ना तो मजा ही आ जाए साहब। 1964 में की गई थी। लेकिन इसके अध्यक्ष भी आपके माइंड में सवाल बनना होगा कि सर अध्यक्ष भी तो बता दो। हाँ बता देंगे ना, इब्राहिम एरन इनके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष किन्हें चुनाया गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ है, ये प्रसार भारती के CEO हैं। कौन? शशि शेखर वेम्पति। बड़े आगे साहब। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। कितने होते हैं सत्र? हाँ बताएंगे ना मेरे प्यारे मित्रों, कौन सा ये शीतकालीन सत्र है, सारी की सारी चर्चा करेंगे। इतना लेकर के आए ना साहब ज्ञान, देख लेना भैया, बाद में कमेंट कर ही देना मेरे प्यारे मित्रों, क्या ही लेकर के आपके लिए आए। ठीक है ना साहब? बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग सेशन को भैया पता नहीं कितना शेयर करते हैं। ठीक है ना? आइए मेरे प्यारे मित्रों बताते हैं। सत्र होते हैं 3 साहब, बजटकालीन सत्र, मानसून सत्र और भैया शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र नहीं आयोजित किया जा रहा है? शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है। सत्र की बात किस आर्टिकल में की जाती है मेरे प्यारे मित्रों? आर्टिकल 85 कहता है, सुन लीजिए ध्यान से साहब। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए सम्मन भेजेगा साहब, और ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर ये संसद का सत्र कराएगा जहां पर भैया राष्ट्रपति अपनी मनोबुद्धि से सही समझे। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल 85 ये कहता है कि साहब राष्ट्रपति के ऊपर है सत्र होगा या नहीं होगा। लेकिन याद रख लेना आप सभी मित्रों को, ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा साहब कि आप ये बता दो सत्र के बीच में कितना अवकाश हो सकता है। हाँ बता रहे हैं ना मित्रों को। लेकिन याद रख लेना कि एक सत्र जो होता है ना, उसकी अंतिम बैठक और जो आगामी आने वाला सत्र है उसकी प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है साहब। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका मतलब है साहब कि साल में 2 सत्र तो होने ही होने, स्वाभाविक है साहब, बिल्कुल होंगे। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते ही हैं, लेकिन ये शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है इस साल। आर्टिकल 84 क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 84 बताता है कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में जागरूक करता है। संसद का जो भैया ये सदस्य बनते हैं ना, उसकी योग्यता के बारे में बताता है मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 88 क्या कहता है साहब? इसको भी सुन लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। संसद के जो सदन है ना आपका, सदन के संदर्भ में मंत्रियों एवं महान्यायवादी, सुना है ना साहब, महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताता है। कौन सा? आर्टिकल 88। आर्टिकल 89 क्या बताता है मेरे प्यारे मित्रों? आर्टिकल 89 कहता है साहब कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा। पॉइंट भी नोटेड, सारे आर्टिकल पूछे जाएंगे, चर्चा में है साहब। आर्टिकल 89 बताता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा। लेकिन मित्रों से तो वायदा कर दिया है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं साहब तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है।
संविधान की तो हम आज भैया खींचातानी कर ही देंगे। मेरे प्यारे मित्रों मल्टीपल टाइम भैया पीडीएफ के माध्यम से तो शेयर करूंगा ही। भाग पहला क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पेटियां बांध लो। आज तो हम लंबे टूर पर जाएंगे साहब, देख लेना, वाह के कमेंट कर ही देना। संघ है और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेंगे। आर्टिकल 104 मोटा मोटी याद कर लो, पेपर में भैया पूरा का पूरा सपने पूरे करने हैं ना मित्रों। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 बताता है नागरिकता के बारे में। भाग 3 भैया मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 और भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राज्य भैया अपने आधार पर विकास करने के लिए नीति बना सकता है, हाँ बना सकता है ना, डीपीएसपी की बात करेंगे। भाग 4 का में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51 का। भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 151 मेरे प्यारे मित्रों देखिए याद करिए। पहले हम साहब ये संघ बनाते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, फिर भी याद कर लो। 5 ऐसा आप तो याद करिए, पहले केंद्र तो होगा ना, तो संघ का शासन व्यवस्था होगी, संघीय शासन व्यवस्था होगी। कहां पर, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 में कहीं चर्चा आ जाए ना तो केंद्र की बात की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी साहब। केंद्र के बाद राज्य का नंबर आता है, रिलेट करिए चीजों को मेरे प्यारे मित्रों। भाग 6 में राज्य शासन व्यवस्था की जाएगी। भाग 7 में साहब हटा ही दिया है 1956 में, कोई बात ही नहीं है। पहले केंद्र हो गया, फिर राज्य हो गया, और भैया भाग 8 हमारा बताएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे चलेगा। याद करो मित्रों, पहले तो केंद्र ही होगा, फिर राज्य होगा साहब, फिर हमारे यूनियन टेरिटरी होंगे। आर्टिकल 239 से लेकर के 242 में चर्चा की जाएगी। बहुत सारा ज्ञान लेकर के आए, बैठे रहिए साहब। भाग 9 आर्टिकल 243, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। देखिए रिलेट करिए चीजों को मेरे प्यारे मित्रों, एक बार बोलिए, रिकॉल करिए, क्योंकि भैया ये सपने हैं ना माता पिता के, पूरे करने का कर्तव्य भी तो हमको दिया है ना, याद कर लेना। भाग 5 क्या कहता है भैया, केंद्र होगा। भाग 6 क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों को, राज्य की शासन व्यवस्था होगी। राज्य के बाद भाग 7 हटा दिया है। भाग 8 कहता है साहब फिर यूनियन टेरिटरी की शासन व्यवस्था होगी। लेकिन भाग 9 कहता है कि भैया पंचायतों का भी शासन होगा, ग्राम पंचायतों का भी शासन होगा। स्थानीय शासन 2015 तक तो 2 प्रकार का था, लेकिन अब 3 प्रकार का है। ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां। लिख करके ज्ञान दे रहे हैं साहब। भाग 10 कहता है आर्टिकल 244, हाँ भैया अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन होगा। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताएंगे साहब। देखना सारा कुछ हो गया, फिर भैया हम बैलेंस भी तो बना करके रखेंगे राज्य और केंद्र के अंदर। तो भाग 11 आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है, सारा ज्ञान लिख लो ना साहब। भाग 12 बताता है भैया आर्टिकल 264 से लेके 300A तक की वित्तीय संपत्ति संविदाओं के बारे में साहब। मेरे प्यारे मित्रों भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक समागम कैसे किया जाएगा, भैया व्यापार कैसे करेंगे, भाग 13 बताएगा। भाग 14 आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक बताएगा कि संघ और राज्यों के बीच कैसे सेवाएं भैया की जाएंगी। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 तक। भाग 17 में राजभाषा है आर्टिकल 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात संबंध है 352 से 360 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368 तक। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी लेकर के आए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले भी नहीं है साहब। भाग 3 में मेरे प्यारे मित्रों मूल अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है। भैया मूल अधिकार से सवाल मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, आपको तो पता ही है साहब, एक हम बोल ही देते हैं लाइन, भरोसा यदि ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा ऐसा वो ही पाओगे। याद करिए, द्वारा सुने, भरोसा यदि ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा ऐसा वो ही पाओगे। लेकिन भरोसा यदि खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसे कि आप चाहोगे। द्वारा सुन ले साहब इसको, ठीक है ना। मूल अधिकार है मेरे प्यारे मित्रों, मूल अधिकार की बात ही है साहब, निराली है, कर ही देते हैं।
समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, वहां भैया हम पहले समान है ना, फिर हम स्वतंत्रता है हमारी, फिर शोषण भी किया जाता है जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। जो लोग कहते हैं साहब लंबा सेशन है, डिटेल में ज़्यादा है, भैया उनके लिए सेशन है ही नहीं है, मल्टीपल टाइम बताया है, क्योंकि भैया हमें परीक्षा क्वालिफाई करनी है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कितना दृश्य आपके लिए बढ़िया सा लेकर के आए साहब। मूल अधिकार भी विखंडन कर दिया है, आर्टिकल 14, ये सब आर्टिकल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इन्हें भैया हम तोड़ें। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता है साहब, कानून के समान सभी समान हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। समझ लो, संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 16 कहता है भैया सरकारी नौकरी में सब समान है, लेकिन लोगों के माइंड में, मेरे प्यारे मित्रों के माइंड में आ रहा होगा साहब ऐसा होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर भैया युक्ति युक्त प्रतिबंध होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो मल्टीपल टाइम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी का अंत है साहब, अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत ही है साहब। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत है, जो आपको उपाधि पद दिए जाते हैं ना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सारे के अंत है साहब इनका, ये इसी में दिए जाते हैं। आर्टिकल 19, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर आप भैया निरोध लगा सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि भैया किसी का बलात्श्रम, दुर्व्यापार से काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है, कारखाने में किसी बालक से काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आपकी आत्मा चाहे वंश, जो आपकी आत्मा चाहे भैया वो धर्म आप अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को ये अधिकार है, उनके हितों के संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है, उनको भी पूरा अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रचार, उसका प्रसार सब कर सकते हैं। आर्टिकल 32 भैया ये तो संविधान की आत्मा का है, किसने भैया, बाबा अंबेडकर साहब ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन जब उपचार ही नहीं दिया गया साहब तो क्या है साहब, सब बेकार ही है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, याद कर लेना। राज्य के नीति निदेशक तत्व मेरे प्यारे मित्रों देखिए 36 से 51 है। आर्टिकल 36 कहता है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य अपने राज्य के विकास के लिए जो भी भैया प्रावधान करना चाहे कर सकता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 38 कहता है साहब राज्य अपने लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकता है। आर्टिकल 29 का समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क भैया आपको कानूनी सहायता दी जाएगी, विधिक सहायता दी जाएगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो काम पर हमारे लोग जाते हैं ना उनको भैया मजदूरी देने का काम राज्य का। आर्टिकल 43 का कहता है भैया जो उद्योग है ना उनमें भी कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार है। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि है। आर्टिकल 47 हाँ साहब राज्य ऐसा तो पोषाहार बनाएगा, पोषण का आहार देगा साहब, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, आपके प्रोटीन, सारी चीजें हों, और जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का बताता है कि भैया राज्य का यह भी अधिकार है कि वो पर्यावरण को बचाए रखे, आपके वन्य जीवों को बचाए रखे, क्योंकि भैया बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, जीवन की जो जैव विविधता है वो बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है ना आपका, जैसे हमारा ताजमहल है साहब, बहुत सारे स्थानों की सुरक्षा करना किसका काम है, राज्य का काम है साहब। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका कैसे काम करेगी, पृथक्करण का काम है।
आर्टिकल 51 कहता है भैया राज्य का यह भी अधिकार है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति कैसे बनाए रखेगा। आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्य है साहब, फंडामेंटल ड्यूटी है। ये किसी दिन और बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सब पढ़ा देंगे, लोड ही नहीं लेना है साहब। परिवार में जुड़ गए ना आप। चलिए साहब बढ़े आगे। हाँ भैया अभी तो राष्ट्रपति और लेकर आए, हमें तो ये पता ही नहीं था साहब। हम लिख देते हैं, हमें ध्यान खुद ही भूल जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति के बारे में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आर्टिकल 52 मैं तो भैया बहुत कुछ लिख दूं, लेकिन हमारे मित्र ही कहते हैं कि सेशन लंबा हो गया है साहब। देख लीजिए साहब आर्टिकल 52 करंट अफेयर कितनी जरूरी होती है। ये करंट ही नहीं साहब, ये इतना स्टैटिक जीके पढ़ा देती है। आज तो हम देखना कितना सारा ज्ञान बांटेंगे, आज का सेशन ही लंबा है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा आर्टिकल 52 कहता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। आर्टिकल 55 साहब राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्या नियम होंगे, रीति होंगी। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए क्या इसकी पात्रता होगी। आर्टिकल 58 कहता है कि भैया राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता क्या होगी, अर्हता या योग्यता बात एक ही है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें होंगी। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में बोला गया। ये तो भैया मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। पेटियां बांध लें, आज तो साहब नस्ते नाबूद सारा कुछ करेंगे ही। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की क्या पदावधि होगी, मतलब साहब इसका पद रिक्त हो जाएगा तो भरने के क्या नियम होंगे। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 63 यहाँ उपराष्ट्रपति आ जाता है, तो राष्ट्रपति कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक है साहब। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, भैया चल जा पेन। आर्टिकल 65 में क्या है साहब, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में, मतलब भैया राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति कहीं चले गए साहब, उनकी अनुपस्थिति है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेगा उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 65 में। 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति है। ठीक है साहब बढ़े आगे। बिल्कुल अब नंबर है साहब DRDO का, क्योंकि परीक्षा है मेरे प्यारे मित्रों 28 दिसंबर से। DRDO ने इतना फुल मूड बना ही लिया है साहब कि चर्चा तो DRDO ने आए दिन सुर्खियां बहुत सारी बटोरी हैं। आज तो हम DRDO को भी भैया संविधान की तरीका से पूरा ऑपरेशन कर ही देंगे, ठीक है ना। तो बांध लीजिए पेटियां मेरे प्यारे मित्रों, किस तरीका से सवाल DRDO के मल्टीपल टाइम परीक्षा में पूछे जाएंगे। सारे के सारे सवाल लिख करके लाया हूं डिक्टो, ठीक है ना। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया। हाँ भैया पता है ओडिशा के बारे में, पता है DRDO के बारे में। भैया DRDO के बारे में क्या ही बताना, लेकिन बताएंगे ना साहब। ए ऑप्शन सही है, पृथ्वी 2 इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO का हेड मुख्यालय कहाँ है, DRDO के कौन है साहब, ये बेसिक जानकारी तो सभी मित्र पहले से जानते हैं, दिल्ली में इनके ये वो सब, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन आइए साहब आज है DRDO का दिन। आज तो हम DRDO पढ़ाएंगे मित्रों को कि इसने आज तक काम कर ही क्या दिया है साहब। क्यों, परीक्षा 28 दिसंबर से है। हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपने मुझ पर विश्वास किया है तो इस पर खरा उतरना भी हमारा अधिकार है साहब। चलिए साहब सवाल डिक्टो लेकर के आऊं मेरे प्यारे मित्रों, में PDF के माध्यम से शेयर करूंगा, लेकिन आपको पढ़ा दे रहा हूं DRDO। चलिए साहब सवाल सुनिए। कोविड महामारी के दौरान PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कीटाणु रहित करने के लिए DRDO द्वारा कौन सी कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, अल्ट्रा स्वच्छ है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फर्म विनिर्माण के लिए DRDO से जुड़ी पहली निजी फर्म है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जिसे हम EEL कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। सवाल सब दिख ही रहा है। पिनाका रॉकेट साहब, हाँ दिखाई थी भैया, ट्रक पर लाद करके लोड की जाती थी।
रॉकेट का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड मुख्यालय इसका नागपुर में इसने ही किया था साहब, याद रख लेना, पिनाका पूछा जाएगा। डीआरडीओ ने किसकी पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की थी साहब? बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता है साहब। बड़े हाल ही में डीआरडीओ ने भारी वजन वाले टारपीडो में से कौन सा लॉन्च कर दिया? भैया अभी किया था, बर्दाश्त पढ़ाया था आप सभी मित्रों को, मारीच भी पढ़ाया था, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? भैया सब पता हो आपको, मल्टीपल टाइम मित्रों पढ़ाया, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। पृथ्वी कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में मालाबार अभ्यास में किस देश को चौथे देश के रूप में शामिल किया गया है साहब? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। जापान है, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, चारों के चारों मालाबार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिन्हें हम क्वाड कंट्री के नाम से जानते हैं। हाल ही में कौन सा देश सिटमैक्स में शामिल नहीं है साहब? सिटमैक्स में शामिल नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। सिटमैक्स सिंगापुर, भारत और थाईलैंड ने मिलकर किया है, इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है। सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा सिटमैक्स में कौन शामिल नहीं है। सिटमैक्स किसने किया था? तो सिंगापुर, भारत, थाईलैंड मिलकर के सिटमैक्स किया है। अभ्यास टाइगर ट्रंप किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? भारत भैया, ट्रंप का नाम ही भारत अमेरिका है। हाल ही में परीक्षण किया गया रुद्रम क्या है? डीआरडीओ ने अभी रुद्रम किया है साहब, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पॉइंट बी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, छपेगा ये सवाल, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में परीक्षण किया गया सौर्य मिसाइल किस मिसाइल की भूमि पर डाली है साहब? ये भी सवाल देखिए, सागरिका के 15 अरहिंत वर्ग की पनडुब्बी है मेरे प्यारे मित्रों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना के परीक्षण ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी? हाँ भैया, सुखोई ने दागी है, ए ऑप्शन सही है। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 को विघटित करने के लिए तैयार किए गए माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम क्या है? भैया अतुल्य है मेरे प्यारे मित्रों, लगाओ इस पर स्टार, ये सवाल छपेगा पेपर में। अतुल्य नाम याद कर लेना, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम रखा है किसने? डीआरडीओ ने। आज तो भैया डीआरडीओ की हम बिल्कुल ही डीआरडीओ का दिन मना देंगे। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक अभ्यास, फ्रांस से हमने क्या परचेज किए थे? राफेल के परचेज किए थे साहब। कौन सा करते हैं? शक्ति। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, मैत्री किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। मित्र किसके साथ करते हैं साहब? मित्र करते हैं लंका के साथ। सिटमैक्स किसके साथ करते हैं? सिंगापुर के साथ मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। सूर्य किरण अभ्यास भारत किस देश से करता है? अरे भैया पता ही है ना, नेपाल के साथ करता है साहब। श्रीलंका के साथ मित्र करता है, थाईलैंड के साथ मैत्री करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास संपन्न हुआ है? सारे के सारे अभ्यास याद करिए। भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति, मैत्री किसके साथ? थाईलैंड के साथ। मित्र किसके साथ? लंका के साथ। शक्ति किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है। हैंड और हैंड अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भैया भारत और चीन के साथ मेरे प्यारे मित्रों, भारत और कतर के साथ किया जाता है, ऐसा ही है मेरे प्यारे मित्रों। नाम आप कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। भारत और मंगोलिया ख्वान कोस्ट करते हैं, भारत और नेपाल सूर्य किरण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? लगाओ स्टार मेरे प्यारे मित्रों, ये छपेगा पेपर में। भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है, ए ऑप्शन सही है। पटना पढ़ा है ना आपने, पटना P4 भैया, ये वाली पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ये सारी सब पढ़ाई है ना, पटना वाली अग्नि है। ये कौन सी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? दागो और भूल जाओ मिसाइल कौन सी है साहब? नाग है मेरे प्यारे मित्रों। ये सारे सवाल डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे, फिर मत कहना भैया ये बताया ही नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में डीआरडीओ ने बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये भी भैया लगाओ स्टार, डीआरडीओ ने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल विकसित की है, नाम तो अस्त्र है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है साहब। हाल ही में फरवरी 2020 में डेप्स को किस शहर में आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था, ये भी स्टार लगाओ मेरे प्यारे मित्रों। डीआरडीओ कर दिया ना साहब, धुआं धुआं, ए ऑप्शन सही है। बड़े आगे, ये है साहब नंबर आपका 6वां सवाल, ठीक है। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया? हाँ भैया पता है, ए ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के हैं, फोटो दिखा दे रहे हैं साहब, चलिए ऑस्ट्रेलिया का दृश्य घूम करके आते हैं साहब। ऑस्ट्रेलिया मेरे प्यारे मित्रों, देखिए साहब, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो भैया ये है कैनबरा। कैनबरा है कहाँ पर? ये है, हम समझ सकते हैं कि मित्रों यहाँ पर रेड कलर वाला पेन बिल्कुल सही दिखेगा, ठीक है ना।
लगता तो ऐसा है साहब, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को सैंडविच बना करके किसी ने खा लिया है। हाँ भैया पता है ना, ये मेरे प्यारे मित्रों तस्मानिया है, यहाँ पर पड़ती है भैया बास स्टेट मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए साहब सारी चीजें। यहाँ पर एक विक्टोरिया है साहब, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, न्यू साउथ वेल्स है भैया। मकर रेखा किसे पार करती है साहब? मकर रेखा तो आपकी ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करती है, पता है ना साहब। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना ही होगा, हाँ पता है ना भैया, बिल्कुल पता है मित्रों। ये है टोरस स्टेट मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया स्थित है। इधर भैया ओराफोरा सी है, इधर तिमोर सी है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी है साहब, मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया ही है आपको, ठीक है ना। स्कॉट मॉरिसन इनके प्रधानमंत्री हैं। सिडनी जिसके बारे में सुनते हैं साहब, ये है सिडनी, लो भैया बता ही दिया आपको। बड़े आगे, हाल ही में हेमा कौली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? पहली महिला है तो महत्वपूर्ण बन जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेलंगाना तो सुना सुना सा लग रहा है साहब, तेलंगाना के बारे में तो चर्चा करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए साहब, तेलंगाना महाराष्ट्र से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, आंध्र प्रदेश से लगाता है, इधर भैया कर्नाटक से लगाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। सवाल पूछा गया था, बताइए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में मेरे प्यारे मित्रों तेलंगाना के संबंध में, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी बताई दी साहब। तमिलसाई सौंदर राजन इनकी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। बड़े आगे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार किस राज्य को सौंपे जाने की घोषणा कर दी है? छाप लो भैया, ये भी सवाल छपेगा। ओडिशा है भैया, ओडिशा के बारे में नहीं बताएंगे साहब, और सबके बारे में बता देंगे। सुना सुना तो लग रहा है भैया ओडिशा, आइए चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि इस परिवार में बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं ना, बताने का काम हमारा है मेरे प्यारे मित्रों। जब तक नहीं तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ने वाले भी नहीं है साहब। झारखंड से सीमा लगाता है साहब। झारखंड में कौन सा पठार है? लिखिए, छोटा नागपुर का पठार है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना भैया। इधर से आइए, पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, हाँ बिल्कुल लगाता है मेरे प्यारे मित्रों। इधर से आती है ना गंगा रिवर, हाँ आती है ना, गंगा रिवर से निकलती है इसकी वितरिका, उसका नाम है हुगली। इधर से झारखंड से निकलती है दामोदर। दामोदर नदी परियोजना पड़ी थी, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, दामोदर हुगली में मिलती है। पूछा गया था, बताइए कि हुगली की सहायक कौन सी है? दामोदर। दामोदर निकलती कहां से है? तो छोटा नागपुर के पठार से। छाप लेना साहब। ओडिशा में स्वर्ण रेखा, बैतरणी, महानदी, महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है मेरे प्यारे मित्रों, लिख लेना साहब। ओडिशा के बारे में तो क्या ही बताना साहब, चिल्का झील है, भितरकनिका है, सिमलीपाला है, व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है भैया। ब्लैक पैगोडा पता है, व्हाइट पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर की यात्रा मल्टीपल टाइम हमारे सभी परिवार ने की है साहब, ऐसा नहीं है साहब, करेंगे ना किसी दिन तो। ओडिशा भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है, लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, सिमलीपाला, हाँ भैया चिल्का झील याद कर लो, व्हीलर द्वीप, मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो छपा है भैया, फोटो देख लीजिए, जगन्नाथ मंदिर जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं, नवीन पटनायक सरकार है साहब। करंट में तो आपको पता ही है, धनु यात्रा भैया, नुआखाई पर्व मनाया गया था, है ना, गजब की बात। बड़े आगे, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ भैया घर चलाओ योजना लॉन्च कर दी? रिक्शा चलाओ मेरे प्यारे मित्रों, सोनू सूद को कौन नहीं जानता है साहब, चर्चा में है मेरे प्यारे मित्रों, तो भैया छाप ही लेना। सोनू जो सूद है ना, पंजाब सरकार ने तो इन्हें आइकन ही बना लिया है अपना भैया। प्रवासी रोजगार ऐप किसने चलाया था? सोनू सूद ने। आई एम नॉट मसीहा मेरे प्यारे मित्रों, ये किनकी है साहब? सोनू सूद है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों 18 दिसंबर को, लेकिन भारत अपना प्रवासी दिवस मनाता है 9 जनवरी को, क्योंकि भैया अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। सारा का सारा ज्ञान, दिसंबर के प्रमुख दिवस भी तो है अभी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, एलिसा टेस्ट, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस,
16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि साहब यहाँ युद्ध हुआ था 1971, याद कर लीजिए, जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, अलग हुआ था। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत प्रवासी दिवस कब मनाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों पीडीएफ के माध्यम से अपने परिवार का चैनल है सुशील स्टडी टेलीग्राम पर जुड़ जाओ साहब, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा आपको मुफ्त में पीडीएफ के माध्यम से। सारे आर्टिकल मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है ना। तो भैया कैसा लगा सेशन आज का, कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा बहुत तो ये मेहनत देख करके कर ही दिया करो भैया, सेशन को शेयर कर ही दिया करो, क्योंकि हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन साहब ये काम तो आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार को बढ़ाने की। तो मुझे आशा है कि आप मेरे सभी मित्र भैया जरूर ऐसा काम करेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए साहब, जिंदगी में हंसते रहिए, दुनिया को भी हंसाते रहिए।